दोस्तों, मैं नाज़नीन खान आपका स्वागत करती हूँ। कल अपनों ने देखा था किशोर न्याय बालकों का देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015, जिसमें पार्ट 1 में अपनों ने डेफिनेशन क्लॉज और प्रिंसिपल कंप्लीट किए थे, अध्याय 1 और अध्याय 2। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 4। चैप्टर 3 में है बोर्ड अब सेक्शन 4 में किशोर न्यायिक बोर्ड का गठन कैसे किया जाएगा, कौन कौन सदस्य होंगे, क्या योग्यता होगी, उनको कैसे हटाया जाएगा, ये सब सेक्शन 4 में बताया गया है। सेक्शन 4 का सब क्लॉज 1, उसमें बताया गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक या अधिक किशोर न्याय बोर्ड का गठन करेगी, स्थापित करेगी किशोर न्याय बोर्ड को। उसमें किस लिए करेगी कि जो विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है उसके संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, और जो उसको कर्तव्य सौंपे गए हैं बोर्ड को, इस संबंध में बोर्ड की स्थापना राज्य सरकार करेगी। इसमें कितने सदस्य होंगे और अध्यक्ष होगा, तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। अध्यक्ष कौन होगा? प्रधान मजिस्ट्रेट होगा, जिसमें महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नहीं होगा। इनको कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होगा और 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। मतलब ये 3 अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होंगे, उसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अब जो प्रधान मजिस्ट्रेट है उनकी 3 वर्ष की योग्यता होना चाहिए, 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और जो सामाजिक कार्यकर्ता है 2, जिसमें कम से कम 1 महिला होगी, उनको 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। किस में 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए? हेल्थ के संबंध में, एजुकेशन के संबंध में और वेलफेयर एक्टिविटीज़ के संबंध में। और उनको डिग्री कौन कौन सी होना चाहिए? बालक मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विधि में यह डिग्री होना चाहिए। ये 3 में बताया गया है। और जो सदस्य है वो न्यायपीठ के रूप में कार्य करेंगे, जिसको महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ होगी। 3 में बताया गया है बोर्ड के सदस्य की पात्रता, और 4 में बताया गया है कि बोर्ड के सदस्य पात्र कब नहीं होंगे। बोर्ड के सदस्य नियुक्त होने के लिए पात्र कब नहीं होंगे? जब उसका मानव अधिकारों और बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने से कोई पिछला रिकॉर्ड हो, या किसी अपराध के लिए उसे सिद्ध दोष ठहराया गया हो, या केंद्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्वामित्व की कोई संस्था है या कोई निगम है, उसको किसी पद से हटा दिया गया है, या वो बालक दुर्व्यापार या बाल श्रम के नियोजन में, अतिक्रमण या अवैतनिक कार्य में लिप्त था, तो ये पात्र नहीं होगा। 3 में 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, मतलब 3 में योग्यता बता दी सदस्य नियुक्त होने के लिए, और 4 में बताया गया है कि वो सदस्य होने के लिए निर्योग्य होंगे, किन आधार पर निर्योग्य होंगे। सब क्लॉज 5 में बोला है कि राज्य सरकार ये विनिश्चित करेगी कि प्रधान मजिस्ट्रेट जो बोर्ड के सदस्य है, जिसमें प्रधान मजिस्ट्रेट भी है, कि 60 दिन के भीतर उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए। सेक्शन 7 है, सब क्लॉज 7 है कि बोर्ड के सदस्य जांच के पश्चात राज्य सरकार जांच करेगी और बोर्ड के सदस्य को निम्नलिखित आधार पर हटा देगी। किस आधार पर हटाएगी? जो अपनों ने सब क्लॉज 4 में पढ़े थे, वो आधार हो कि उसको मानव अधिकार, बाल अधिकार के अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड हो, या उसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो, या केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, राज्य सरकार के स्वामित्व की कोई संस्था या निगम से उसको किसी निगम में किसी पद पे और उसको हटा दिया गया हो, या बालक के दुर्व्यापार या बाल श्रम के नियोजन में अनैतिक या अतिक्रमण किए जाने में लिप्त हो। इस आधार पर एक तो हटा देगी, या फिर वो लगातार 3 माह तक किसी मीटिंग में, बोर्ड की मीटिंग में भाग लेने में असफल रहे हो, या किसी भी वर्ष में 3/4 न्यूनतम 3/4 बैठक में भाग लेने में असफल हो, तो राज्य सरकार जांच के पश्चात प्रधान मजिस्ट्रेट को नहीं हटाएगी, लेकिन सदस्य को, जो 2 सदस्य होंगे, उनको हटा देगी। सेक्शन 5 इतना बोलती है फ्रेंड कि जब बालक ने अपराध किया था, जब वो 18 वर्ष से कम था, लेकिन जब जांच शुरू की गई है उसके संबंध में, जब उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है,
तो बोर्ड द्वारा जांच कैसे की जाएगी, जैसे वो बालक है ऐसा ही समझ के की जाएगी और उसका आदेश भी ऐसे ही पारित किया जाएगा जैसे वो बालक है। सेक्शन 6 बोलता है कि वो गिरफ्तारी के समय 18 वर्ष हो गया है। सेक्शन 5 में जांच के दौरान वो 18 वर्ष हो गया। अपराध किया था जब तो 18 वर्ष से कम था, मतलब वो बालक था। लेकिन जब उसको जांच की कार्यवाही प्रारंभ करी तब वो 18 वर्ष का कंप्लीट हो गया है। ये सेक्शन 5 में। सेक्शन 6 में ये है कि जब वो गिरफ्तार किया गया, जब अपराध किया था तब तो वो 18 वर्ष से कम था, लेकिन उसे गिरफ्तार किया गया जब वो 18 वर्ष का हो गया। जैसे उसको 17 वर्ष में उसने अपराध किया और उसकी गिरफ्तारी 18 वर्ष में हुई, तो उसके संबंध में भी जांच कार्यवाही कैसे की जाएगी, जैसे वो बालक ही है, यही समझा जाएगा। सेक्शन 7 प्रोसीजर बताई गई कि बोर्ड किस प्रोसीजर को अपनाएगा। तो बोर्ड सबसे पहले जब विधि का उल्लंघन करने वाला बालक बोर्ड के समक्ष लाया जाता है तो बोर्ड सबसे पहले ये सुनिश्चित करेगा कि वो बाल हितैषी है। जो भी वो कार्यवाही करेगा कि वो बाल हितैषी है, बालक को अभित्रस्त करने वाली तो नहीं है या नियमित न्यायालय की तरह तो नहीं है। सब क्लोज 2 कि विधि का उल्लंघन करने वाला अगर बालक जो है, जब बोर्ड की बैठक है तो बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा, लेकिन अगर बैठक नहीं है तो किसी भी वीएसटी सदस्य के समक्ष बालक को पेश किया जा सकता है। सब क्लोज 3 है कि अनुपस्थित है कोई भी, अगर बोर्ड का कोई सदस्य अनुपस्थित है तो वो बोर्ड की कार्यवाही अविधिमान्य नहीं हो जाएगी। परंतु ये है कि कम से कम 2 सदस्य रहना, उसका उपस्थित रहना वह आवश्यक है। कार्यवाही में 2 सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है, प्रधान मजिस्ट्रेट उसमें सम्मिलित है। 4th क्लॉज बोलता है इसका कि बहुमत की राय यदि मतभेद होता है बोर्ड के सदस्य में, कार्यवाही अंतिम निपटारे में अगर कोई मतभेद होता है तो बहुमत की राय अधिभावी होगी, और बहुमत की राय नहीं है, बहुमत नहीं है तो प्रधान मजिस्ट्रेट की राय अधिभावी होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आगे चलते हैं अपन सेक्शन 8 की तरफ। सेक्शन 8 बोलता है बोर्ड की शक्तियाँ, कृत्य और उत्तरदायित्व। इसमें ज़्यादा डीपली कंटेंट अपने को पढ़ना नहीं है क्योंकि कंटेंट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। इतना ध्यान रखिए कि बोर्ड की शक्तियाँ क्या होगी। तो बोर्ड की शक्तियाँ यही होगी कि यदि उस विधि का उल्लंघन करने वाला अगर व्यक्ति कोई बालक है, उसको उसकी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर आता है तो वो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्यवाही करेगा। सेक्शन 9 है कि मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया जो इस अधिनियम के अधीन सशक्त नहीं है। यदि उस बालक को, जो विधि का उल्लंघन करने वाला बालक है, उस मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है जो कार्यवाही करने के लिए सशक्त नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो मजिस्ट्रेट अभिलेख को रिकॉर्ड करेगा और जो सशक्त है, जो सक्षम है मजिस्ट्रेट, उसके पास उसको भेज देगा। लेकिन ये किसी न्यायालय के समक्ष ये दावा करता है बालक कि वो बालक है, ये दावा करता है कि वो बालक है, तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको साक्ष्य लेगा, जांच करेगा, लेकिन शपथ पत्र पर नहीं करेगा। जांच करेगा, कार्रवाई करेगा उस पर, लेकिन शपथ पत्र नहीं करेगा उसकी आयु के संबंध में। और ये दावा जो बालक करता है वो किसी भी प्रकरण पर किया जा सकता है। बोर्ड के समक्ष किसी भी, जो भी कार्यवाही हो रही, किसी भी प्रकरण पर किया जा सकता है। भले अंतिम निपटारा भी हो गया है तो भी वो बालक होने का दावा कर सकता है। सब क्लॉज 3 है कि यदि न्यायालय का ये निष्कर्ष है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और वो उस तारीख को बालक था, तो वो बालक को बोर्ड के पास भेज देगी। यदि उसको लगता है कि हाँ ये बालक, उसने जांच करी, कार्यवाही करी उसने और साक्ष्य लिए और उसको पता चला कि ये बालक है, तो वो बोर्ड के समक्ष कार्यवाही करने के लिए भेज देगा। और यदि उसने कोई दंडादेश पारित कर दिया इस बीच में बोर्ड ने, तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। सेक्शन 10 चैप्टर 4 सेक्शन 10 बोलती है बालक की गिरफ्तारी। बालक की गिरफ्तारी, जब कोई भी पुलिस अधिकारी बालक को गिरफ्तार करता है तो किसके अधीन रखा जाएगा, वो विशेष पुलिस बल यूनिट या अभिहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार के अधीन रखा जाएगा। कोई भी पुलिस अधिकारी यदि उसको गिरफ्तार करता है बालक को, तो विशेष पुलिस यूनिट या अभिहित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में रखा जाएगा। और ये विशेष पुलिस यूनिट और बाल कल्याण अधिकारी 24 घंटे के अधीन
बोर्ड के समक्ष उसको पेश कर देंगे बालक को। लेकिन यात्रा का जो आवश्यक समय है, जो यात्रा में आवश्यक समय लगता है, उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन किसी भी कंडीशन में उसको पुलिस हवालात में या जेल में नहीं रखा जाएगा बालक को। कि सेक्शन 11 बोलता है कि किसी व्यक्ति की भूमिका जिसके प्रभार में विधि का उल्लंघन करने वाला बालक रखा जाता है, तो जो विधि का उल्लंघन करने वाला बालक जिसके प्रभार में रखा जाता है, उसका वही उत्तरदायित्व है जैसे उसके रियल माता पिता का होता है। उसके बालक के माता पिता का भरण पोषण का जिसका अधिकार होता है, उसका वो प्रभार जिसके पास रखा जाता है, उसका भी वही राइट होगा। सेक्शन 12 जमानत। सेक्शन 12 बोलता है कि बालक की जमानत। तो बालक की जमानत बोर्ड के समक्ष विधि का उल्लंघन करने वाला बालक लाया जाता है, तो उसने कैसा अपराध या तो जमानती अपराध किया हो या अजमानती अपराध किया हो, तब भी उसको प्रतिभू सहित या रहित जमानत पर छोड़ दिया जाएगा या परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन या किसी उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख के अधीन रख दिया जाएगा। या तो उसने बालक ने जमानती अपराध किया है या अजमानती अपराध किया है, दोनों में उसको जमानत दी जाएगी, या तो प्रतिभू सहित बंद पत्र पे या प्रतिभू रहित बंद पत्र पर उसको छोड़ दिया जाएगा, या किसी परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन रखा जाएगा या किसी उपयुक्त स्थान के अध्ययन उसको रखा जाएगा। इसका प्रोविज़ो बोलता है, लेकिन किस वक्त उसको जमानत नहीं दी जाएगी, जब ये लगता हो कि उसका ज्ञात जो अपराधी है उससे उसका संबंध है, या वो नैतिक या शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में पड़ जाएगा। बालक का अगर बोर्ड को लगता है कि वो उसका जो संबंध है किसी संसर्ग अपराधी से है, किसी अपराधी से है, उसका ज्ञात अपराधी से है अगर उसका संबंध, या वो नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप में खतरे में पड़ जाएगा, या न्याय के उद्देश्य विफल हो जाएंगे, फिर उसको जमानत पर इस आधार पर नहीं छोड़ा जाएगा बालक को। और यदि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी बालक को जमानत पर नहीं छोड़ता है, पुलिस थाने के भार साधक के पास लाया जाता है, और अगर वो नहीं छोड़ता है तो उसे सुरक्षित स्थान या संप्रेषण गृह में उसको भेज दिया जाएगा। जब तक कि उसको कब तक रखा जाएगा संप्रेषण गृह में और सुरक्षित स्थान में, जब तक कि उसको बोर्ड के समक्ष पेश नहीं कर दिया जाता। और यदि बोर्ड द्वारा भी उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है, तो फिर उसको भी बोर्ड द्वारा भी अगर जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तो उसे भी संप्रेषण गृह और सुरक्षित स्थान में रख दिया जाएगा। अब ये 4th क्लॉज बोलता है उसको कि शर्तों के अधीन छोड़ा जाएगा उसको, और यदि वो शर्तें 7 दिन के भीतर वो पालन करने में उन शर्त का असमर्थ है, तो फिर उसको उन शर्तों को उपांतरण करने के लिए बोर्ड को वापस भेज दिया जाएगा। अगली सेक्शन पढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 13 माता पिता, संरक्षण तथा परिवीक्षा अधिकारी को इत्तला दी जाएगी। जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो किसके प्रभार के अधीन रहेगी, अपन सेक्शन 10 में पढ़ चुके हैं कि किशोर पुलिस यूनिट या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में रखा जाएगा। अब ये क्या करेंगे, दोनों तत्काल बोर्ड के समक्ष पेश कर देंगे और किसको सूचना देंगे कि माता पिता को या गार्जियन को इत्तला देंगे कि हम इस बालक को बोर्ड के समक्ष पेश कर रहे हैं, आप भी वहाँ पर उपस्थित हो जाएं। सब क्लॉज 2 बोलता है इसका कि परिवीक्षा अधिकारी को यदि कोई परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बाल कल्याण अधिकारी को 2 सप्ताह के भीतर सामाजिक अन्वेषण की एक रिपोर्ट, जिसमें उसका पूर्वोत्तर आचरण, बालक का आचरण कैसा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका समाज, उसका कुटुंब है, उसकी पृष्ठभूमि कैसी है, ये रिपोर्ट तैयार करे। किसको बोलेगा, किशोर पुलिस एकक और बाल कल्याण पुलिस अधिकारी किसको बोलेगा, परिवीक्षा अधिकारी को, और परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो कल्याण अधिकारी को बोलेगा कि 2 सप्ताह के भीतर उसको निर्देश देगा दोनों को कि 2 सप्ताह के भीतर आप उसका आचरण, बालक के पूर्वोत्तर जो पहले का आचरण क्या रहा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, एक रिपोर्ट तैयार करें और उसको बोर्ड के समक्ष पेश करें। सब क्लॉज 2 है इसका कि बालक को अगर जमानत पर छोड़ दिया जाता है तो बोर्ड द्वारा उसकी सूचना किसको दी जाएगी, परिवीक्षा अधिकारी को या बाल कल्याण अधिकारी को उसकी सूचना दी जाएगी। 4th सेक्शन 4 विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड द्वारा जांच।
तो ऐसा जब विधि का उल्लंघन करने वाला कोई बालक है, बोर्ड जांच कर रहा है उसकी, तो कैसे करेगा कि जैसे उसको इस अधिनियम में जो उपबंध बताए गए हैं वैसे उस हिसाब से उसका आदेश पारित करेगा। लेकिन कोई भी जांच है वो तो बालक बोर्ड के समक्ष पहली बार पेश किए जाने से 4 माह के भीतर पूरी की जाएगी। बोर्ड के समक्ष कोई बालक पेश किया जाता है तो उसकी जांच 4 माह के भीतर की जाएगी। लेकिन लेखबद्ध कारणों से बोर्ड 2 माह का और अतिरिक्त समय ले सकता है। सब क्लॉज 3 है, लेकिन जघन्य अपराधों की दशा में बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से 3 माह के भीतर बोर्ड द्वारा जांच पूरी की जाएगी। जघन्य अपराधों में 3 माह, छोटे अपराध और घोर अपराध को लेके चलते अपन कि उसमें 4 माह में, और समय विस्तारित कर देगा तो 2 माह और। यदि वो 2 माह में समय जो उसने विस्तारित किया है, बोर्ड ने आगे बढ़ाया है जांच करने का, उसमें भी अनिर्णायक रहता है, किसी निर्णय पे नहीं पहुंचता है वो जांच के किसी प्रक्रम पर, वो किसी निर्णय में नहीं पहुंचता है, तो ऐसी जांच में कार्यवाही को समाप्त कर दिया जाएगा। कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। मतलब उसने बोर्ड ने समय लिया था कि 4 माह के भीतर निपटाना है, उसने अधिक और समय लिया कि 2 माह और विस्तारित कर दिए जाएं, और उस समय भी उसने विस्तारित समय में भी कार्यवाही को पूरी नहीं की, अनिर्णायक रही है, तो फिर वो कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। और यदि घोर अपराध और जघन्य अपराध के संबंध में उसको समय बढ़ाना है बोर्ड को, तो वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट से लेखबद्ध करके कारण लेखबद्ध करेगा और समय ले लेगा कि मुझे जांच करने में और समय लगेगा। इसकी जो प्रक्रिया है संक्षिप्त विचारण की, जो छोटे मामले हैं वो संक्षिप्त समरी ट्रायल होगी, जो CRPC में होती है वैसी ही होगी। और यदि घोर अपराध किया उसने तो उसका जांच और निपटारा कैसे किया जाएगा, जैसे समन ट्रायल होती है। छोटे अपराधों में संक्षिप्त विचारण होगी और घोर अपराध में समन ट्रायल होगी। और यदि उसने जघन्य अपराध किया है और 16 वर्ष से कम का बालक है तो कार्यवाही कैसे निपटाई जाएगी, जैसे समन मामले की कार्यवाही निपटाई जाएगी। और जघन्य अपराध किया है और 16 वर्ष से अधिक आयु के बालक ने किया है तो सेक्शन 15 में उसका प्रारंभिक निर्धारण किया जाएगा बोर्ड द्वारा प्रारंभिक निर्धारण किया जाएगा। मतलब इतना बोलती है सेक्शन 14 कि जो जांच है बोर्ड द्वारा वो 4 माह के भीतर की जाएगी, जो जांच की जाएगी वो 4 माह के भीतर की जाएगी। अधिक विस्तारित समय लेखबद्ध कारणों से 2 माह का और बढ़ा सकती है, लेकिन जघन्य अपराध में उसको 3 माह के भीतर करना है, मामले की जांच उसको 3 माह के भीतर करना है। और यदि वो छोटा अपराध है और उसने समय 2 महीने का और बढ़ा दिया था, विस्तारित कर दिया था, फिर भी कार्यवाही अनिर्णायक रही, किसी निर्णय पे भी नहीं पहुंची, तो वह कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी। और यदि और घोर अपराध में, जघन्य अपराध में उसको और समय चाहिए तो वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट से लेखबद्ध कारण करके समय बढ़वा सकती है। छोटे मामले में जो विचारण होगा वो संक्षिप्त विचारण, जो CRPC में संक्षिप्त ट्रायल होती है उसके अनुसार होगा। और जो घोर अपराध है उसके संबंध में जांच का निपटारा कैसे होगा, समन मामले का जो निपटारा होता है वैसा किया जाएगा। और जघन्य अपराधों की दशा में यदि 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति ने जघन्य अपराध किया है तो समन ट्रायल के अनुसार होगा। और यदि 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ने जघन्य अपराध किया है तो फिर 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण बोर्ड के अनुसार किया जाएगा। अब 15 देखते हैं हम लोग, जिसमें बताया गया है कि जघन्य अपराधों में प्रारंभिक निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाना। कि ऐसा बालक है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और उसने कोई जघन्य अपराध किया है तो उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता अपराध के परिणामों को समझने की योग्यता को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित कर दिया जाएगा। कि उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता देखी जाएगी कि वो ये अपराध करने के लिए योग्य था या ही नहीं था। प्रारंभिक निर्धारण में ही देखा जाएगा कि वो 16 वर्ष से अधिक हो गया है और जघन्य अपराध किया है उसने, तो पहले उसकी मानसिक और शारीरिक योग्यता देखी जाएगी कि वो अपराध करने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से योग्य था। उसके बाद वो प्रारंभिक निर्धारण कर आदेश पारित कर दिया जाएगा।
उसके बाद लगता है उसको बोर्ड को कि हाँ उसने अपराध किया है, तब भी विचारण कैसा किया जाएगा, जैसे समन मामले का किया जाता है। दोस्तों इसमें ध्यान रखना, ट्रायल समन ट्रायल ही होगी, चाहे उसने जघन्य अपराध किया हो, 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ने किया हो या 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति ने किया हो जघन्य अपराध, या घोर अपराध किया हो, तो भी समन ट्रायल होगा। सिर्फ जो छोटा मामला है उसमें संक्षिप्त ट्रायल होगी, बाकी सब में समन ट्रायल होगी। ये 14 और 15 को अगर मिला के पढ़ेंगे तो देखा जाएगा कि दोनों मामले में घोर अपराध हो या जघन्य अपराध 16 वर्ष से अधिक के व्यक्ति ने किया हो या 16 वर्ष से कम व्यक्ति ने किया हो, समन ट्रायल ही की जाएगी। जो सीआरपीसी में समन ट्रायल का प्रोविज़न है उसी अकॉर्डिंग की जाएगी, और छोटे अपराध में संक्षिप्त ट्रायल की जाएगी। अब देखते हैं हम लोग 16 सेक्शन, जिसमें कहा गया कि जांच के लंबित रहते हुए उसका रिव्यू। तो रिव्यू कौन, अगर बोर्ड के समक्ष कोई मामला लंबित है तो उसका रिव्यू कौन करेगा, तो 3 माह में एक बार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट 3 माह में एक बार जो बोर्ड के समक्ष लंबित मामले हैं उसका रिव्यू करेगी। सब क्लॉज 2 में है कि जो मामले लंबित है उसकी अवधि कब से लंबित है, किस प्रकृति की वजह से, कौन सी प्रकृति के अपराध है और किस कारण से लंबित है, उसका रिव्यू कौन करेगी, उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। किस कारण से, कितनी अवधि से लंबित है, किस कारण से लंबित है, अपराध की प्रकृति क्या है, ये रिव्यू कौन करेगा, उच्च समिति द्वारा की जाएगी। लेकिन ये 6 माह में रिव्यू किया जाएगा, इसका 6 माह में रिव्यू किया जाएगा। फर्स्ट क्लॉज में क्या है, 3 माह में एक बार किया जा रहा है लंबित मामलों का रिव्यू। अब इसमें लंबित मामलों की अवधि के बारे में, प्रकृति के बारे में और उसके कारणों के बारे में उच्च स्तरीय जो समिति है वो 6 माह में पुनर्विलोकन कर रही है। अब उच्च स्तरीय समिति में कौन अध्यक्ष होगा और कौन सदस्य होगा, जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष है वो इसका अध्यक्ष होगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का जो कार्यपालक अध्यक्ष है ये इसका अध्यक्ष होगा। और जो गृह सचिव है यहाँ उच्च स्तरीय समिति का सचिव होगा और अध्यक्ष द्वारा नामित एनजीओ का कोई सदस्य होगा, ये होगा उच्च स्तरीय समिति में, ये व्यक्ति होंगे। अब बोर्ड क्या करेगा, तिमाही आधार पर लंबित रहने की सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को और जिला मजिस्ट्रेट को दे देगी। बोर्ड भी अपने समक्ष जो लंबित मामले हैं उसकी सूचना 3 माह के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को और जिला मजिस्ट्रेट को दे देगी। 4th क्लॉज है इसका कि जिला मजिस्ट्रेट भी बोर्ड से जानकारी मंगा सकेगा। सेक्शन 16 इतना ही है। सेक्शन 17 विधि का उल्लंघन करते हुए पाया गया बालक के बारे में आदेश, कि यदि विधि का उल्लंघन नहीं करता पाया गया बालक है उसके बारे में आदेश, कि जब बोर्ड के समक्ष पेश होता है और बोर्ड को लगता है कि इसने विधि का उल्लंघन नहीं किया है जांच के दौरान, तो उसको इस संबंध में आदेश पारित कर देगी कि इसने कोई अपराध नहीं किया है। सेक्शन 18 विधि का उल्लंघन करता पाया गया बालक के बारे में आदेश, या 18 है, थोड़ा सा देखना है इसको कि क्या बोलती है सेक्शन 18, कि बालक ने कोई अपराध किया है, घोर अपराध किया है या छोटा अपराध किया है, या 16 वर्ष से कम आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है। बालक ने एक तो छोटा अपराध किया है या घोर अपराध किया है, या 16 वर्ष से कम आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है, तब वो क्या करेगा, बोर्ड उसके माता पिता को या गार्जियन को परामर्श देगा। परामर्श देने के बाद उसको भत्सा पे छोड़ देगा, बालक को उसके घर जाने की अनुमति दे देगा, माता पिता को उपदेश देगा, परामर्श देगा और उसको बालक को छोड़ देगा। या बालक को सामूहिक परामर्श लेने के लिए बोलेगा, काउंसलिंग लेने के लिए बोलेगा बालक को, या फिर क्या बोलेगा कि वो किसी सामुदायिक सेवा में भाग ले और वहाँ सेवा करे, बालक को ये भी बोल सकता है। या फिर उसके माता पिता को जुर्माने का फाइन लगा सकता है उस पर। बालक के माता पिता को जुर्माना भी अधिरोपित कर सकता है। सदाचारण की परिवीक्षा पर भी छोड़ सकता है।
कि किसी बालक को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़कर वो बालक के माता पिता और गार्जियन के सुपुर्द कर सकता है, और माता पिता से और गार्जियन से प्रतिभू सहित या रहित बंध पत्र भरवा लेगा, लेकिन वो बंध पत्र 3 वर्ष से अधिक का नहीं होगा। या फिर बालक को विशेष गृह में जाने के लिए बोलेगा, या फिर बालक को सुरक्षित स्थान में भेजने के लिए आदेश कर देगा, या फिर वो विद्यालय में हाजिर होने के लिए आदेश कर देगा, या चिकित्सकीय केंद्र में हाजिर होने के लिए बोलेगा, या व्यसन मुक्ति कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बोल देगा। सेक्शन 18 में बताया गया है कि यदि कोई किसी बालक ने छोटा अपराध किया है या घोर अपराध किया है, या 16 वर्ष से अधिक व्यक्ति ने 16 वर्ष से कम व्यक्ति ने कोई जघन्य अपराध किया है, तो वो ये सब क्या करेगा कि वो माता पिता को परामर्श देगा, उपदेश देगा और बालक को छोड़ देगा। या फिर क्या कहेगा कि बालक को काउंसलिंग करवाएगा, या किसी सामुदायिक सेवा में भाग लेने के लिए बोलेगा, या माता पिता को जुर्माने का दंड देगा। उसके बाद या फिर उसको सदाचार पर छोड़ देगा, प्रतिभू सहित माता पिता सदाचार पर छोड़कर माता पिता के सुपुर्द कर देगा, और माता पिता से प्रतिभू सहित या रहित बंध पत्र भरवा देगा, लेकिन 3 वर्ष से अधिक का नहीं होगा। या फिर आदेश देगा कि वो विशेष गृह में चला जाए, या सुरक्षित स्थान में जाए, या किसी विद्यालय में उपस्थित हो, विद्यालय में किसी स्कूल में जाए, या फिर व्यसन मुक्ति कार्यक्रम में भाग ले, या चिकित्सकीय केंद्र में हाजिर हो। ये सब वो आदेश पारित कर सकता है। लेकिन बोर्ड को लगता है, प्रारंभिक निर्धारण करने के बाद बोर्ड को लगता है कि ये वयस्क की तरह इसका मामला चलाना चाहिए, तो फिर वो बालक न्यायालय को उसको अंतरित कर देगा। 19 के अंतर्गत, जो अपन अगली सेक्शन पढ़ेंगे 19, उसके अंतर्गत बालक न्यायालय को ट्रांसफ़र कर देगा उस मामले को। अब 19 में है बालक न्यायालय की शक्ति क्या है। जब मामला बोर्ड ने उसको ट्रांसफ़र किया है, उसने जांच की बोर्ड ने कि इसका मामला जो बालक का है ये एक वयस्क की तरह किया जाना चाहिए, तो वो 19 के अंतर्गत बालक न्यायालय को अंतरित कर देगा। अब बालक न्यायालय क्या करेगा, बालक न्यायालय को लगता है कि इसकी जांच एक वयस्क की तरह होना चाहिए, तो सीआरपीसी के जो उपबंध है उसके अनुसार उसकी जांच कर लेगा। बालक न्यायालय में कौन कौन आएगा वो अपनों ने देखा था, अगली उसमें वीडियो में आप देख लीजिएगा। एक बार और बोल देती हूँ मैं आपको कि 20 में बताई गई थी डेफिनेशन, उसमें कौन कौन होगा कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई भी न्यायालय या पोक्सो एक्ट के अंतर्गत विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है वहाँ पे, और अगर ये दोनों न्यायालय स्थापित नहीं किए गए हैं तो फिर वहाँ पे सेशन न्यायालय होगा। ये बालक न्यायालय होंगे। यदि उसको न्यायालय को लगता है, बालक न्यायालय को लगता है कि बोर्ड उसको वयस्क की तरह जांच नहीं किया जाना चाहिए, तो फिर वो कैसे, बोर्ड के समक्ष जो जांच की प्रक्रिया अपनाई जाती है वैसे ही बालक बोर्ड के समक्ष जो जांच की प्रक्रिया अपनाई जाती है वैसी प्रक्रिया का उपयोग करके वो स्वयं भी बालक की जांच कर देगा, कार्यवाही करेगा शुरू। सेक्शन 20, बालक जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है लेकिन अभी भी सुरक्षित स्थान में ठहरने के लिए विहित अवधि को पूरा करना है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, 49 सेक्शन में अपन पढ़ेंगे जो डेफिनेशन 46 में दी गई थी, 2 के सब क्लॉज 46 में सुरक्षित स्थान दिया गया था जिसका उपबंध लगाया जाएगा 49 में। तो 49 में बताया गया था कि सुरक्षित स्थान में किस बालक को रखा जाएगा कि जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, और जिसने 16 वर्ष से अधिक आयु पूरी कर ली है लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और जघन्य अपराध किया है, उसका अभियुक्त है या दोष सिद्ध किया गया, उसको सुरक्षित स्थान में रखा जाएगा। आप आगे अगली वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सेक्शन 20 है कि 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और अभी भी सुरक्षित स्थान में ठहरने की विहित अवधि को पूरा करना है, तो न्यायालय, बालक न्यायालय ये देखेगा कि उसमें सुधारात्मक परिवर्तन हुए या नहीं हुए हैं, और यदि उसको सुरक्षित स्थान में रखना है, 21 वर्ष की आयु के बाद भी सुरक्षित स्थान में रखना है, तो वो सुरक्षित स्थान में रखने के लिए उस बालक को आदेश जारी कर देगी। या फिर उसको जांच के पश्चात लगता है कि सुरक्षित स्थान में नहीं, उसको जेल में ही रखना है, तो फिर वो जेल में रखने के लिए उसको आदेश पारित कर देगी। ये 20 में। सेक्शन 21 है। सेक्शन 21 में कहा गया है कि बालक के विरुद्ध मृत्यु या आजीवन कारावास का दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा। 21 में 22 बोलती है
कि जो अध्याय 8 है CRPC का, वो बालक के संबंध में बिल्कुल लागू नहीं होगा। 22 में कहा गया है। 23 में कहा गया है कि जो बालक ऐसे व्यक्ति का विचारण जो बालक नहीं है, जैसे 223 में संयुक्त विचारण होता है CRPC के अकॉर्डिंग। CRPC में 223 में संयुक्त विचारण होता है, लेकिन यहाँ पे यदि ऐसा अपराध किया गया है कि एक बालक है और एक वयस्क है, एक बालक है और एक वयस्क है, तो दोनों का संयुक्त विचारण नहीं किया जाएगा। सेकंड क्लॉज है इसका कि यदि जांच के दौरान भी पता चलता है कि एक व्यक्ति बालक नहीं है, तो फिर भी उसका बालक के साथ संयुक्त विचारण नहीं किया जाएगा। सेक्शन 24 इम्पोर्टेंट नहीं है। सेक्शन 24 में निर्भरताओं का हटाया जाना है, वो कोई खास नहीं है। सेक्शन 25 है कि लंबित मामलों के बारे में विशेष उपबंध, कि ये अधिनियम प्रारंभ होने के पहले जो बोर्ड के समक्ष या बालक न्यायालय के समक्ष मामले लंबित थे, बोर्ड के समक्ष या न्यायालय के समक्ष कोई मामले लंबित थे, तो वो वैसे ही उसकी सुनवाई वो ऐसे ही आदेश पारित करेंगे जैसे ये अधिनियम प्रारंभ हुआ ही नहीं। जो पहले अधिनियम में थे बोर्ड और न्यायालय के समक्ष लंबित, तो वो वैसे ही चालू रखेंगे जैसे ये अधिनियम अभी शुरू हुआ ही नहीं, प्रारंभ हुआ ही नहीं है। 26 है कि विधि का उल्लंघन करने वाले भगोड़े बालक की बाबत उपबंध बताया गया है 26 में। अब जब कोई बालक है किसी संस्था में रखा गया था, बोर्ड द्वारा न्यायालय द्वारा उसको किसी संस्था में रखा गया था, सुरक्षित स्थान में, संप्रेषण गृह में, या किसी भी उसको उसमें रखा गया था किसी भी संस्था में, वो वहाँ से भाग गया है, तो वो भगोड़ा बालक है। भगोड़ा बालक तो कोई भी पुलिस अधिकारी उसका प्रभार ले सकेगी। किसी भी संस्था में बोर्ड के अधीन या न्यायालय के आदेश के अधीन किसी बालक को रखा गया था और वो वहाँ से भाग गया है, तो कोई भी पुलिस अधिकारी उसका प्रभार ले लेगी। और 24 घंटे के अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी ने उसका प्रभार लिया है, तो 24 घंटे के अंदर जिसने मूल आदेश पारित किया था, बोर्ड ने या न्यायालय ने जिसने मूल आदेश पारित किया था, उस बोर्ड के समक्ष पेश करेगी। लेकिन यदि संभव ही नहीं है उसके पास पेश करना, तो फिर निकटतम कोई भी बोर्ड होगा उसके संबंध वो पुलिस अधिकारी 24 घंटे के भीतर उसको पेश कर देगी। ठीक है फ्रेंड्स, बस आज 26 तक चैप्टर 3 और चैप्टर 4 तक। अब अगले वीडियो में अपन चैप्टर 5 पढ़ेंगे। ठीक फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।